तो आमतौर पर जब कोई इंसान कंप्यूटर या अपने स्मार्टफोन के बारे में सोचता है तो दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा विचार आता है। हाँ, एक कमांड एंड रिस्पॉन्स वाला रिश्ता है ना। बिल्कुल। मतलब हम कोई कमांड देंगे, कोई बटन दबाएंगे और मशीन वो काम कर देगी। जब तक हम मशीन को जगाते नहीं, वो शांति से सोती रहती है। सही कहा। और दशकों से हमारी तकनीक इसी बुनियादी नियम पर काम कर रही है। मशीन सिर्फ हमारी एक डिजिटल सहायक रही है। लेकिन और यहीं पर आज की कहानी शुरू होती है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, रात का समय है, कोई इंसान अपना काम खत्म करता है, अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद करता है और गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन उसका वो डिजिटल सहायक नहीं सो रहा है, वो जाग रहा है। मतलब वो सिर्फ निर्देशों का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि खुद फैसले ले रहा है, योजनाएं बना रहा है, ईमेल भेज रहा है और इंटरनेट पर दूसरे सिस्टम्स के साथ मोलभाव भी कर रहा है। और वो जो एक सुरक्षित और नियंत्रण वाला एहसास था ना, वो अचानक से गायब हो जाता है। एकदम गायब। और आज 20 मई 2026 है। मैंने आज सुबह से हर जगह सिर्फ इसी बदलाव की सुर्खियां देखी हैं। तो आज की इस गहन चर्चा का विषय यही है, एजेंटिक एआई का उदय। कैसे एआई अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रहा, बल्कि एक पूरी तरह से स्वायत्त एजेंट बन गया है। और पता है, ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि इसके तार कई अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं उनमें एआई न्यूज़ टुडे की ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, कल हुए गूगल I/O 2026 का डेवलपर की नोट है। अरे वो तो बहुत चर्चा में। हाँ, और एनवीडिया की पहली तिमाही की विशाल अर्निंग कॉल भी है। इसके अलावा क्लाउडफ्लेयर के प्रोजेक्ट ग्लासविंग का सुरक्षा शोध, NSA की नई सुरक्षा चेतावनियां और यहाँ तक कि वेटिकन से आने वाली एक ऐतिहासिक घोषणा भी शामिल है। बिल्कुल। खैर, उस पर तो हम आगे बात करेंगे। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन सभी अलग अलग लगने वाली खबरों के बीच की कड़ी को समझें। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि ये कैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे ऊर्जा के बुनियादी ढांचे और हमारी सुरक्षा को पूरी तरह से बदलने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। शुरुआत गूगल और एनवीडिया से करते हैं। कल गूगल I/O के कीनोट में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, एजेंटिक एआई। हाँ, वो पूरा इवेंट उसी पर केंद्रित था। मतलब मैंने जो डेमो देखा उसमें जेमिनी स्पार्क नाम के एक नए एआई का जिक्र था। वो मुझे किसी ऐसे इवेंट प्लानर की तरह लग रहा था जो कभी थकता ही नहीं है। जेमिनी स्पार्क का डेमो वास्तव में एक तकनीकी पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब गूगल ने साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ सवालों के जवाब देने वाले सर्च इंजन नहीं बना रहे हैं। हाँ, वो ब्लॉक पार्टी वाला डेमो ना। बिल्कुल। उस मोहल्ले की पार्टी वाले डेमो में जेमिनी स्पार्क ने जीमेल से खुद ही लोगों के जवाब या कहें कि RSVP निकाले। बिना किसी को बताए उसने गूगल शीट्स को अपडेट कर दिया कि कौन पार्टी में क्या ला रहा है। और मैंने देखा कि उसने गूगल ड्राइव में पड़े किसी पुराने डॉक्यूमेंट से मोहल्ले के नियम निकालकर एक हाइप डेक भी बना दिया। उसमें बच्चों के बाउंस हाउस की डिटेल्स भी थी। हाँ, खुद ब खुद। ये सब बहुत आकर्षक है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आ रहा है। अगर कोई अपना लैपटॉप बंद कर दे तो ये जेमिनी स्पार्क बैकग्राउंड में इतना भारी काम कैसे कर रहा है? प्रोसेसिंग पावर कहाँ से आ रही है? तो यहीं पर असली खेल है। जेमिनी स्पार्क किसी फोन या लैपटॉप के छोटे हार्डवेयर पर निर्भर नहीं है। ये सीधे गूगल क्लाउड की वर्चुअल मशीनों पर 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है। अच्छा, मतलब मेरा लैपटॉप बंद भी हो तो वो क्लाउड पर जाग रहा है? हाँ, बिल्कुल। और शायद इसीलिए गूगल ने इस तकनीक को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने AI अल्ट्रा प्लान की कीमत $250 से घटाकर सीधे $100 प्रति माह कर दी है। बाप रे, आधे से भी कम। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये सब बैकग्राउंड में विशाल क्लाउड सर्वर पे चल रहा है तो कोई तो होगा जो इसके लिए हार्डवेयर बना रहा है। एकदम सही सवाल। और यहीं पर एनवीडिया की एंट्री होती है। एनवीडिया के CEO जेनसन वोंग ने अपनी अर्निंग कॉल में साफ कहा है, एजेंटिक AI आ चुका है और कंप्यूट ही मुनाफा है। कंप्यूट ही मुनाफा है। और मुनाफा कितना है? मैंने सुना है आंकड़े बहुत बड़े हैं। बहुत ही बड़े। एनवीडिया ने अपनी पहली तिमाही में $81.6 बिलियन का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है। 81.6 बिलियन एक तिमाही में? हाँ, और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस 81.6 बिलियन में से $75.2 बिलियन सिर्फ डेटा सेंटर से आए हैं। 75.2 बिलियन डॉलर सिर्फ डेटा सेंटर्स के लिए चिप्स बेचकर। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही,
क्या ये मांग कभी कम नहीं होगी? सामान्य सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, लेकिन एजेंटिक एआई के मामले में कंप्यूटिंग की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। और इसी 24/7 चलने वाले भार को संभालने के लिए एनवीडिया ने अपना नया वेरा सीपीयू बाजार में उतारा है। ये वेरा सीपीयू आर्म सीपीयू से अलग कैसे है? मतलब ये खास तौर पर इन्हीं एजेंटिक एआई के लिए बनाया गया है और अब ये दुनिया के हर बड़े हाइपरस्केल क्लाउड में मौजूद है। ये तो बहुत बड़े पैमाने की बात हो गई। हम हमेशा क्लाउड शब्द ऐसे बोलते हैं जैसे वो हवा में तैर रहा हो, लेकिन असल में क्लाउड किसी और का विशाल कंप्यूटर है जिसे चलने के लिए भारी बिजली चाहिए। बिल्कुल, वो कोई जादू नहीं है। तो क्या हमारे पास इतनी बिजली है, मतलब इन करोड़ों स्वायत्त एजेंट्स को 24 आवर्स चलाने के लिए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। डिजिटल दुनिया अब भौतिक दुनिया से टकरा रही है और सच कहूं तो हमारे पास अभी वो बुनियादी ढांचा नहीं है। आपको याद होगा ओपनएआई अपना आईपीओ लाने वाला है क्योंकि उन्हें डेटा सेंटर्स के लिए $1.4 ट्रिलियन की प्रतिबद्धता पूरी करनी है। 1.4 ट्रिलियन? और वो जो एलॉन मस्क का मुकदमा था उसका क्या हुआ? वो खारिज हो गया है। ओके। तो अब उनके लिए रास्ता साफ है। हाँ। लेकिन पैसा तो सिर्फ पहला कदम है। हाँ। असली चुनौती है बिजली पैदा करना। हाँ, बिना बिजली के वो चिप्स तो बस प्लास्टिक और सिलिकॉन के टुकड़े हैं। बिल्कुल, और इसी का नतीजा है नेक्स्ट एरा एनर्जी और डोमिनियन एनर्जी का $67 बिलियन का ऐतिहासिक विलय। 67 बिलियन का मर्जर। हाँ। क्या ये सिर्फ एआई डेटा सेंटर्स के लिए हो रहा है? मुख्य कारण यही है। हाँ। अनुमान है कि 2030 तक अमेरिका की 15 से 25% बिजली सिर्फ एआई डेटा सेंटर्स द्वारा इस्तेमाल की जाएगी। 25%? हाँ। ये तो पूरे पावर ग्रिड को फिर से बनाने जैसा है। हाँ, ये इतिहास का सबसे बड़ा प्रयास है। तो एक तरफ हमारे पास ऐसे एआई एजेंट्स हैं जो हमारे लिए पार्टी प्लान कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और उनके लिए अरबों डॉलर के पावर प्लांट्स बन रहे हैं। लेकिन अगर एक एआई एजेंट मेरी ओर से खरीदारी कर सकता है, तो क्या कोई हैकर इसका इस्तेमाल मेरे सिस्टम में सेंध लगाने के लिए नहीं कर सकता? और ये आज के समय का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा दुष्स्वप्न है। क्लाउडफ्लेयर ने प्रोजेक्ट ग्लासविंग के नाम से एक शोध किया है। अच्छा, उसमें क्या निकला? उन्होंने एंथ्रोपिक के माइथॉस प्रीव्यू मॉडल को टेस्ट किया और नतीजे बहुत डरावने हैं। ये मॉडल सिर्फ बग्स नहीं ढूंढता, बल्कि ये पूरी एक्सप्लॉइट चेन बनाता है। एक्सप्लॉइट चेन मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो? मतलब ये खुद हैकिंग का कोड लिखता है, उसे कंपाइल करता है और रन करके साबित कर देता है कि किसी सिस्टम को कैसे हैक किया जा सकता है। अरे बाप रे, मतलब जो काम हैकर्स करते थे वो अब ये एआई खुद कर रहा है? बिल्कुल, और एनएसए ने भी एक गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या एमसीपी के खतरों के बारे में बताया है। एमसीपी, ये क्या होता है? ये वो तरीका है जिससे एआई अलग-अलग टूल्स और डेटाबेस से संपर्क करता है। एनएसए का कहना है कि डायनेमिक टूल इन्वोकेशन के कारण पारंपरिक सुरक्षा अब नाकाफी है। डायनेमिक टूल इन्वोकेशन मतलब एआई अपनी मर्जी से कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, बिना किसी इंसानी मंजूरी के। अगर इसे लगता है कि कोई खास टूल चाहिए तो वो उसे एक्सेस कर लेगा। तो फिर इससे बचे कैसे? इसीलिए क्लाउडफ्लेयर ने हार्नेस नाम का एक सिस्टम बनाया है। इसमें रिकॉन, हंट और वैलिडेट जैसे चरण होते हैं। और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा टीमों को अब 2 घंटे के एसएलए के तहत काम करना पड़ रहा है। सिर्फ 2 घंटे? मतलब अगर कोई नई कमजोरी सामने आई तो 2 घंटे के अंदर उसे ठीक करना होगा? हाँ, वरना हैकर का एआई एजेंट आपके सिस्टम में घुस जाएगा। ये सब सुनकर सचमुच दिमाग चकरा रहा है। मतलब मशीनें ही मशीनों से लड़ रही हैं। बिल्कुल, साइबर स्पेस में यही हो रहा है। तो ऐसे में इंसान कहाँ खड़ा है? मैंने पढ़ा था कि Amazon का एलेक्सा प्लस अब कृत्रिम रूप से एआई पॉडकास्ट जनरेट कर रहा है। हाँ, वो खुद ही सामग्री बना रहा है। और कर्सर कंपोजर 2.5 इंसानों के बराबर कोडिंग कर रहा है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? अगर एआई कोडिंग कर रहा है, खरीदारी कर रहा है और मनोरंजन बना रहा है, तो क्या हम इंसान सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और इसका दार्शनिक और नैतिक उत्तर देने के लिए वेटिकन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। वेटिकन? ये थोड़ा अप्रत्याशित है। हाँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। 25 मई को पोप लियो 14वें एंथ्रोपिक के सह संस्थापक क्रिस्टोफर ओला के साथ मिलकर एक एआई विश्व पत्र जारी करने वाले हैं। अच्छा, क्रिस्टोफर ओला के साथ? हाँ, और इस विश्व पत्र का नाम है मैग्निफिका ह्यूमैनिटास। यह दस्तावेज पोप लियो 13वें के रेरम नोवारम की 135वीं वर्षगांठ पर आ रहा है। रेरम नोवारम, वो तो औद्योगिक क्रांति के समय का है ना? बिल्कुल सही। और पोप एआई की तुलना उसी औद्योगिक क्रांति से कर रहे हैं। तो उनकी मुख्य चिंता क्या है? उनकी चेतावनी बहुत स्पष्ट है।
उनका कहना है कि एआई मानव रचनात्मक उद्योग को विस्थापित कर सकता है। अगर हम हर चीज मशीनों पर छोड़ देंगे तो इंसान बिना सोचे समझे विचारों का निष्क्रिय उपभोक्ता या पैसिव कंज्यूमर बनकर रह जाएगा। निष्क्रिय उपभोक्ता मतलब हमारे पास अपना कोई विचार या फैसला नहीं बचेगा, हम बस वो इस्तेमाल करेंगे जो एआई हमें देगा। हाँ, पोप का जोर मानवीय गरिमा पर है। तकनीक को हमारी मदद करनी चाहिए, हमें विस्थापित नहीं करना चाहिए। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाती है। जेमिनी स्पार्क का हमारे दैनिक जीवन में आना, एनवीडिया का वो भारी मुनाफा और पावर ग्रिड में $67 बिलियन का बदलाव, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। हाँ, बुनियादी ढांचा पूरी तरह बदल रहा है। और साथ ही साइबर सुरक्षा के वो नए खतरे जहां एआई खुद हैकिंग कर रहा है। और अंत में वेटिकन द्वारा उठाई गई मानवीय गरिमा की चिंताएं। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ तकनीकी जानकारी नहीं है। दुनिया हमारी आंखों के सामने बदल रही है और इसे समझे बिना हम इस नई सूचना क्रांति में खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और विदा लेने से पहले मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो शायद बहुतों को सोचने पर मजबूर कर दे। क्या विचार है? जरा सोचिए, जब भविष्य में आपके फोन का व्यक्तिगत एआई एजेंट अमेज़न या गूगल के कॉर्पोरेट एआई एजेंट के साथ सीधा मोलभाव करने लगे, तो क्या भविष्य की अर्थव्यवस्था में इंसानी फैसले की कोई जगह बचेगी? या फिर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था सिर्फ एआई से एआई के बीच की बातचीत बनकर रह जाएगी? बहुत ही डरावना लेकिन जरूरी सवाल है ये। हाँ, तो इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और इन बदलावों पर नजर बनाए रखिए।